हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जो अपना टॉपिक है आज का वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, मैं आपको पहले केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की बताऊंगा और उसके बाद हम बेसिस की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहली कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड ही है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, वो किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। अब पता क्या चलेगा एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करता है और रिएक्शंस करने के बाद एक मेटल का सॉल्ट बने, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शंस कर चुका है और H2 गैस लिबरेट हुई है। अगर H2 गैस लिबरेट हुई, इसका मतलब कन्फर्मेशन है कि वहाँ पे कौन है, मेटल रिएक्शंस कर रहा है। H2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या होता है, H2 गैस जो होती है फ्लेमेबल गैस होती है। जब हम उसको बर्निंग सब्सटेंस के पास लेके जाते हैं, जैसे कैंडल हो गया या मैस्टिक हो गई, उसके पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। और पॉप साउंड प्रोड्यूस, इसका मतलब H2 गैस तो प्रेजेंट है। समझ में आया? तो हम पढ़ते हैं कि मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। मेटल्स जो हैं रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट। क्या बनाएंगे भाई, मेटल सॉल्ट बनाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाएगी इसमें से, हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाएगी। दैट इज द जनरल रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। अब हम इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल्स आएंगे भाई, सबसे पहला ही एग्जांपल है भाई, मैंने जिंक के साथ H2SO4 को रिएक्शंस कराई है। रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर्स में। तो क्या है कि जिंक मेटल का सिंबल Zn जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस H2SO4 जो कि क्या एक एसिड है और लिक्विड स्टेट में होगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट जो कि एक सोल्ट है, किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से जिंक मेटल ने H2SO4 के साथ रिएक्शंस करा, तो जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस उसमें से इवॉल्व हुई। समझ में आ गया? तो ये मेटल, ये एसिड, ये मेटल का सॉल्ट और प्लस H2 गैस। H2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पॉपिंग साउंड से आइडेंटिफाई करेंगे। आई बात समझ में? तो बर्निंग सब्सटेंस के पास अगर H2 गैस इवोल्यूशन जहाँ हो रहा है वहाँ बर्निंग सब्सटेंस लेके जाएं, तो वो क्या करेंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं और भी हो सकता है इसमें रिएक्शंस, तो हम करेंगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। मैंने मेटल ले लिया मैग्नीशियम, इस बार मैंने एसिड ले लिया HCl जो कि लिक्विड स्टेट, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में। रिएक्शंस करेंगे तो भाई क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, एक्वा सब्सटेंस, प्लस भाई कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शंस हो सकती है ना। ऐसे ही मान लो मेरे पास हो कैल्शियम मेटल, और कैल्शियम मेटल के साथ अगर मैं HCl जो कि लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में रिएक्शंस करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस एक सॉल्ट बनेगा, प्लस H2 गैस इसमें इवॉल्व हो जाएगी। H2 गैस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी बर्निंग सब्सटेंस के पास पॉपिंग साउंड, पट करके पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हो, तो इसका मतलब क्या है, उसमें H2 गैस इवॉल्व हो रही है, आइडेंटिफाई हो गया। तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टी थी एसिड की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर यहाँ पे मैंने H2SO4 लिया, HCl लिया, अगर मैं इनकी जगह HNO3 नाइट्रिक एसिड लेता हूँ और मीडियम रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव वाले मेटल के साथ अगर रिएक्शंस होती है, मीडियम रिएक्टिव वाले के साथ खासकर, तो अगर ये रिएक्शंस होती है HNO3 के साथ, तो वहाँ पे H2 गैस इवॉल्व नहीं होती। तो एक्सेप्शन तो याद करना पड़ेगा। अब एक्सेप्शन देखते हैं कौन सा एक्सेप्शन है और उसको कैसे हम याद कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके इसी जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना बेटा, इसका एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन जो है वो हमें याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ना एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो तो इस प्रॉपर्टी का
एक्सेप्शंस, ठीक है। तो मैं किस मेटल के साथ रिएक्शन करूंगा, जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। जिंक मेटल के साथ अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ, नाइट्रिक एसिड, तो भाई एक तो सॉल्ट बनेगा। आप ये देख लीजिए, जिंक जो है वो तो सॉलिड स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा। अगर रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट बनेगा, बन गया, जिंक नाइट्रेट बन गया। प्लस क्या होगा, जिंक नाइट्रेट बन गया, प्लस क्या बनेगी, NO2 गैस, प्लस क्या निकल जाएगा, H2, नहीं H2 नहीं निकलेगा, यहाँ पे बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। बात समझ में आई, ऐसा किस लिए हुआ। यहाँ पे जो ये HNO3 है, ये एसिड होने के साथ किसका काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस का जो ऑक्सीडाइज करवाते उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा। अब किसका ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन गैस का, और खुद का रिडक्शंस करवा लिया। कैसे, यहाँ पे NO3 है तो यहाँ पे NO2, खुद का रिडक्शंस करवा लिया, और H2 को क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। इसका मतलब यहाँ पे इसने H2 गैस ऑक्सीडाइज करवा के किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर। इसी कारण से HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वाटर। क्यों, क्योंकि वो एसिड होने के साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। समझ में आ गया। एक और रिएक्शन हम इस चीज को समझने के लिए कर लेते हैं। सेकंड रिएक्शन है, अगर हम कॉपर मेटल के साथ HNO3, कॉपर मेटल के साथ अगर हम HNO3 की रिएक्शंस करें नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, प्लस क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, H2O। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा भाई, H2O प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे HNO3 क्या काम कर रही है, एसिड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसलिए जिंक या कॉपर मेटल के साथ अगर हम रिएक्शंस करें तो वहाँ पे HNO3 के केस में क्या होता है, H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती, H2O वाटर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ आके हमारी पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शंस की, वो हमें समझ में आ गई, वो यहाँ पे वो कंप्लीट भी हो गई। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ कि सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शंस करें तो क्या प्रोड्यूस होगा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। तो देखते हैं भाई, हमारे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड है, क्या है, मेटल ऑक्साइड, प्लस किसी एसिड के साथ रिएक्शंस करे, क्या करे, मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शंस करे तो क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शंस करी तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि भाई मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड और मैंने एसिड ले लिया HCl। कौन सा एसिड ले लिया, HCl, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो भाई सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट बन गया, प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। मेटल ऑक्साइड जो है, सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्शन करा HCl एसिड, अगर सोडियम सॉल्ट बना NaCl बना, प्लस H2 रिलीज हो गया। दैट इज द कन्फर्मेशन ऑफ द सेकंड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो H2 उसमें प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस रिएक्शंस, ठीक है। एक और रिएक्शंस करते हैं हम। मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैं इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाना, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और मैं इस बार HCl के साथ रिएक्शन करता हूँ। किसके साथ कर रहा हूँ, HCl के साथ। तो भाई एक तो बनेगा AlCl3, ठीक है, एक तो बनेगा AlCl3 और प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप सब जगह देखो बेटा वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। आपको याद रखना है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एक सेक्शन इसका यहाँ पे एक एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं और उसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक्सेप्शन में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इस तरह के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस दोनों के साथ क्या कर सके बेटा? रिएक्शन शो कर सके। क्या कर सके? रिएक्शन शो करे, दे आर कंसिडर्ड एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इस केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसने यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करा तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O बना। लेकिन अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शंस करें, जैसे कि भाई मान लो मेरे पास है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस बेस के साथ अगर रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? उसमें वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके साथ हम टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इसमें एग्जांपल्स हम समझते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो NaLO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ये भी क्या एक सॉल्ट है और ये भी क्या एक सॉल्ट है, और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा, दैट इज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। कंफर्म हो गया? समझ में आ गया होगा मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे और वाटर वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। दैट इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स। अब हम बात करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। किसके साथ का रिएक्शन करेंगे? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो हम लिखते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं एसिड की। मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है, मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? मेटल कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनेगा भाई? एक तो सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस क्या निकलेगा इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो इसका मतलब दैट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों के साथ सेम रिएक्शंस होगी। एग्जांपल समझते हैं इस कंफर्मेशन को क्लियर करने के लिए। तो एग्जांपल्स देखें कि मान लो मेरे पास है एसिड है HCl, मेरे पास है मेटल कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज मेटल बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगर हम रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस H2O प्लस क्या रिलीज होगा? CO2 गैस। CO2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? CO2 गैस जो होती है ये लाइम वाटर क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। याद रखना CO2 गैस व्हेन पास विद लाइम वाटर, लाइम वाटर कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है बेटा? मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन जाता है? कैल्शियम
कार्बोनेट बन जाता है, इसी कारण से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। समझ में आ गया। लेकिन लिमिटेड अमाउंट में पास करना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं तो लाइम वाटर दोबारा से जो मिल्कीनेस वो डिसअपीयर हो भी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से मेटल जो बाइकार्बोनेट है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, CO2 गैस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता हूँ, किसके साथ रिएक्शन करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा, तो भी यही रिएक्शन होगा। तो सेकंड पार्ट इसका समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास एसिड है HCl, इस बार मैंने रिएक्शन करा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी भाई, CO2 गैस बाहर निकल गई। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, लाइम वाटर को मिलकर कर देंगे। दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की। तो सेकेंड सेक्शन है दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेस हो चाहे एसिड हो, दोनों के दोनों किसके साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। सब आप समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। बेसिस आप सबको पता है बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर कंसीडर्ड बेसिस। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। मेटल के साथ भी बेसिस क्या कर सकते हैं बेटा, रिएक्शंस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो अगर हमारे पास कोई बेस उसके साथ मेटल रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा, एक तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है भाई, देखें कैसे। मान लो मेरे पास है बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, और मैं एल्युमिनियम मेटल के साथ इसको रिएक्शंस करता हूं तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा प्लस क्या इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगी। समझ में आ गया। इस तरीके से हम रिएक्शंस करें तो हम कह सकते हैं उसमें मेटल का सॉल्ट प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उसके साथ दोनों के साथ रिएक्शंस हो सकती है। इस तरीके से हमें एग्जांपल्स भी समझ में आ रहे हैं कि हम कैसे इस कन्फर्मेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको पता है H2 गैस कैसे साउंड आती है, पॉपिंग साउंड आती है। फायर के पास लेके जाएंगे तो पॉपिंग साउंड आएगी, और पॉपिंग साउंड है इसका मतलब कन्फर्मेशन है कि H2 गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आ गया। तो ये सेम है बेसिकली, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, मेटल के साथ रिएक्शंस कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको HNO3 का केस एसिड में बताया था वो केस इस तरह केस यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। अगर मैं जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करूँ, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मेरे पास है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैं जिंक मेटल के साथ रिएक्शंस करवाता हूँ, किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सोडियम जिंकेट इस तरीके से बन सकता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। समझ में आ गया। तो चाहे मेटल हो, सो एल्युमिनियम हो, जिंक हो, अगर वो बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जैसा कि यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना है, क्या बना है, सोडियम जिंकेट बना है ना। इस तरीके से H2 गैस वहाँ पे आइडेंटिफाई निकली, और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पॉपिंग साउंड से प्रोड्यूस होगा। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, बेसिस विद मेटल्स के साथ रिएक्शंस हो सकता है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अगली केमिकल प्रॉपर्टी जो बेस है वो है क्या, कि बेस जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बेस जो है वो किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन, बेस रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्शन क्यों करते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो
कैसे नेचर के होते हैं, एसिड के साथ बेस रिएक्शन कर सकता है, मेटल ऑक्साइड के साथ तो बेस के साथ बेस थोड़ी रिएक्शंस करेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड हो, क्या हो, नॉन मेटल ऑक्साइड हो, क्या हो, नॉन मेटल ऑक्साइड हो, तो क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस क्या प्रोड्यूस जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। समझ में आ गया, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जांपल समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हमारे पास एग्जांपल्स में है कि मान लो मेरे पास है बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने ले लिया CO2, CO2 इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर उसमें रिलीज हो जाएगा। समझ में आया। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शंस करें तो उसमें क्या बन सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज हो सकता है। आइडेंटिफाई हो गया होगा। अगर मेरे पास हो मान लो बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मेरे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैं नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। क्यों करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जो बेस होते हैं वो रिएक्शंस करते हैं। दैट इज कंसीडर्ड एज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस बेसिस कर सकते हैं और क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये जनरल कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, एसिड और बेसिस की। तो आपको समझ में आएगा दीज आर सम जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे आके एसिड बेस का सेक्शन कंप्लीट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू।